सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद। वेलकम टू माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आप इस वीडियो में, इस चैनल में जो आपके लिए स्पेशल है वो 12th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास दोनों के लिए स्पेशल बात होने वाली है। इस चैनल पे मैं कंप्लीट बिजनेस स्टडीज़ की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, सारे के सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो बना के डालने वाला हूँ। और उस पूरी एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर मेन पॉइंट्स को लेकर के। अगर आपको लग रहा है कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट है जो रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके अलग से उस वीडियो की पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी वीडियो की। ये मतलब बेसिकली ये स्ट्रेटजी मैंने इसलिए बनाई है कि ना, ये जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाला टाइम रह गया ना, ये जनवरी फरवरी वाला, इसमें बच्चे जो है सारे के सारे चैप्टर्स वन शॉट वीडियो में रिवाइज कर ले। तो ये आज की जो वन शॉट वीडियो है कंप्लीटली डेडिकेटेड है 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो ये सब छोड़ो, ये चैप्टर क्या है वो क्या है, ये सब बातें बाद में करते हैं। पहले एक स्टोरी सुनो, इस स्टोरी से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी रिसेंटली 31st की बात है कि 1 जनवरी की बात, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 जनवरी की बात है। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, चलो एक यार बढ़िया सा रेस्टोरेंट खुला हमारे पास में। वो होता है ना फाइन डाइन रेस्टोरेंट टाइप में, आजकल कैफे टाइप में। तो वहां पर हम लोग पहुंच गए। नाम तो नहीं ले सकता मैं मेरे एरिया का, क्योंकि बहुत फेमस है, पता लगे मेरे को बोले कि मेरे को डिफेम कर रहा है। तो उसने बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोला है, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी वाला खोला है, काफी सारा पैसा लगाया है। तो हम लोग उसमें पहुंचे, हमें देखकर एम्बियंस वगैरह काफी बढ़िया लगा। एम्बियंस मतलब एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ बहुत बढ़िया, झूले लगे हुए थे, अच्छे अच्छे टेबल बेंचेस, बहुत सारा पैसा, बहुत भर भर के पैसा लगा रखा था। लेकिन समस्या क्या है, जब हमने चीज ऑर्डर करी, हमने सोचा चलो स्टार्टिंग है तो पहले कुछ चाउमीन ऑर्डर करते हैं। चाउमीन हो गया, और स्टार्टर के लिए जो है हमने चिली पोटैटो ऑर्डर किया और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार तो हम बैठे रह गए। मैंने कहा यार सेल्फ सर्विस है, मुझे स्पेशल जाके पूछना पड़ा। उसने कहा नहीं नहीं, आपके पास वेटर आएंगे। मैंने देखा कि 3-4 वेटर है, वो एक ही जगह एक ही टेबल पे घूमे जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रखा है। देन उसके बाद में क्या हुआ, फाइनली वो आए हमारे पास में। देन उनको हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने में इतना टाइम लग गया कि हमें वेट करते करते हम परेशान हो गए, 15-20 मिनट हो गया। उसके बाद हमने कहा भाई एक काम करो, इस ऑर्डर को कैंसिल ही कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, जो आ गया सो आ गया। फिर चिली पोटैटो आए हैं, किस में आए हैं, प्लेट, वो पत्तल होता है ना, पत्तल, वो भंडारे वाला चमकीला वाला पत्तल, उसमें ला के रख दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, करीब वो 180 रुपए का चिली पोटैटो दिया उन्होंने, जो कि हाफ प्लेट के बराबर था नॉर्मल शॉप के हिसाब से। और वो पत्तल में ला करके उन्होंने रख दिया। वो इतना एम्बेरेसिंग मोमेंट था हमारे लिए कि एक ऐसा फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहां पर जो पानी भी जो है वो 110 रुपए वाला हिमालय वाला पिलाया जा रहा है। हिमालय का पता नहीं कौन सा एक ब्रांड आता है, येलो कलर की बॉटल होती है। 110 रुपए का पानी पिलाया जा रहा है, 180 रुपए का हाफ चिली पोटैटो है, वो भी पत्थर में ला के दे दिया। इतना एम्बेरेसिंग मोमेंट था। तो आप बोलोगे भाई ये स्टोरी की सुना रहे हो, टाइम के वेस्ट कर रहे हो। देखो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, बहुत सारा पैसा लगा देने से भी बिजनेस नहीं चलता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके खुद के मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपने क्या किस तरीके से मैनेजमेंट किया है, आपने किस तरीके से कितने स्टाफ एम्प्लॉय करे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि उसके मालिक को मैं बहुत पहले जानता हूँ, करीब 15-20 सालों से पहले उनकी बेकरी हुआ करती थी। तो वो मालिक वहां पे खड़ा है। अगर भाई अभी तक तो आप एक बेकरी चला रहे थे, अब आपने एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोला है। पहली बात तो आपको सारा स्टाफ एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके पास एक अलग अलग टाइम पे एक एक शिफ्ट मैनेजर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, पूरे ब्रांच का एक मैनेजर होना चाहिए। चलो ब्रांच मैनेजर आप किसी और को क्यों रखोगे, खुद देख लो अपने आप ही। लेकिन मैनेजर होने चाहिए, एक एजुकेटेड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर टेबल्स डिवाइडेड होनी चाहिए, एक छोटी सी स्टडी कर लेनी होनी चाहिए कि किस तरीके से होटल्स मैनेजमेंट होता है। जैसे कि जब मैं मुरथल जाता हूँ, मुरथल का हालांकि खाना कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन सर्विस इतनी बढ़िया, इतनी ताबड़तोड़ सर्विस है मुरथल में। मुरथल में जो हमारा अमृत सुखदेव ढाबा है, वहां पे पहले से डिसाइड है कि वो टेबल नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो एक वेटर के अंडर में आती है। उस टेबल पे जो भी आएगा, बिल बनेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, उसको कंप्लीट सर्विस एक कुल मिला के एक ही वेटर है जो पूरा ध्यान रखेगा। इस तरीके से जो टेबल नंबर 5, 6, 7, 8 है वो वेटर नंबर 2 देखेगा। इस तरीके से टेबल्स डिवाइड हो रखी है, बहुत बढ़िया सर्विस है, फटाफट इंस्टेंट सर्विस है, सारे सारे चीजें बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली हो जाती है। कुछ मिसमैनेजमेंट जल्दी से जनरली नहीं होता। देखो हो जाता है कभी कोई शराबी वगैरह आ जाए, झगड़ा कर दे, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में कोई कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर मैनेजमेंट के ऊपर, कि बहुत ज्यादा पैसा लगा देने से बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई बंधु तो अभी तक देख के चले भी गए होंगे, बोलेंगे ये क्या चल रहा है, ये क्या कहानियां सुनाई जा रहा है। कहानियां ही एक्चुअली में काम आती है। सुनो, तो बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट होता क्या है, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। सो पहले मैं यहाँ से माइक, यहाँ से मैं मार्कर उठा लूँ। ये हमारा मार्कर आ गया, मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी, देखो यहाँ पे मीनिंग वीनिंग ये सब छोड़ो, सिंपल सी बात, किसी भी काम को सही तरीके से करना, कंप्लीटिंग द टास्क। क्या चीज, कंप्लीटिंग द टास्क प्रॉपरली। क्या चीज, प्रॉपरली
प्लस विद इन टाइम, विद इन टाइम प्लस कॉस्ट। कोई भी काम सही तरीके से करना है, प्रॉपरली करना है, विद इन टाइम करना है, विद इन कॉस्ट करना है, उसी को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखो बुकिश डेफिनेशन क्या दे रखी है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, पीपल, मनी, मटेरियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या करना है, काम को करना है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना है विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, प्रॉपरली। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, अगर मान लो कि स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी प्लानिंग किस तरीके से होगी। पहली बात तो प्लान करना है कि हमें करना क्या है, कौन डांस करेगा, कौन कौन से वो प्रेजेंटेशन होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कथकली होगा, ये होगा, वो होगा। अगला क्या है, अरेंज द टास्क, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन सा टास्क किसके बाद होगा, कौन सी परफॉर्मेंस किसके बाद होगी। डिप्लॉय पीपल, लोगों को काम पे लगाना। गाइडिंग एवरीवन, डायरेक्शन, और चेक करना कि सब कुछ ऑन ट्रैक, ऑन टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा, दैट इज कंट्रोलिंग। तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, और पांचवा कंट्रोलिंग। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे मत सोचना कि ये तो जल्दी जल्दी में खत्म करवा दिया, इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। और ये सारे चैप्टर्स भी है, चैप्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, चैप्टर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इनको आगे डिटेल में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और इस क्लास में भी और डिटेल में इसको पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। देखिए तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हो गया इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है मैनेजमेंट में, कहां से आ गया, ध्यान से देखो क्या होता है ये। देखो अब ये मैंने बताया है कि मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी काम को सही तरीके से करना, विद इन टाइम करना, विद इन कॉस्ट करना। तो यहां पर जो इफेक्टिवनेस है, यहां पर जो इफेक्टिवनेस है, क्या चीज है यहां पर इफेक्टिवनेस जो है, ये कहती है किसी भी काम को विद इन टाइम करना। इफेक्टिवनेस देख रहे हो, टी साउंड आ रहा है, टी, इफेक्टिवनेस, विद इन टाइम। एफिशिएंसी में कौन साउंड आ रहा है, सी वाला साउंड आ रहा है, ये क्या है, कॉस्ट। तो किसी भी काम को विद इन टाइम करना, विद इन कॉस्ट करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसका एग्जांपल सुनो फटाफट से। एक मैनेजर को काम दिया गया कि भाई 1 महीने में 1 लाख शर्ट बनानी है और हर शर्ट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 50 रुपए आनी चाहिए। मैनेजर ने क्या किया, 1 लाख शर्ट बना दी, लेकिन कॉस्ट आई है 60 रुपए, क्योंकि ओवर टाइम करवाना पड़ा है। तो यहां पर क्या हो गया, विद इन टाइम काम तो कंप्लीट हो गया, विद इन टाइम, यानी वो इफेक्टिव तो है, लेकिन बंदा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आनी चाहिए 50 रुपए लेकिन आ गई 60 रुपए। तो वो बंदा इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वो उसका मैनेजमेंट अच्छा तो है लेकिन कुछ खास तो बढ़िया बेटर एडवांस नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल, सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे। 1 महीने के अंदर 1 लाख पीस शर्ट्स बन जानी चाहिए, हुआ क्या, और कॉस्ट आनी चाहिए 50 रुपए। मैनेजर ने क्या किया, कॉस्ट मेंटेन कर ली 48 रुपए, लेकिन 1 महीने में सिर्फ 90,000 शर्ट्स बन पाई हैं। तो देखो विद इन कॉस्ट तो काम हो गया, विद इन टाइम नहीं हो पाया काम। तो मैनेजर एफिशिएंट तो है मगर इफेक्टिव नहीं है, और उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड से ध्यान रखने हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, डूइंग राइट थिंग्स। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, डूइंग थिंग्स इन अ राइट वे, सही काम करना, सही तरीके से करना, डूइंग राइट थिंग्स राइट वे। अगला क्या है, फोकस ऑन रिसोर्सेज, दोनों बिल्कुल सेम है, सॉरी, फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन रिसोर्सेज। अगला क्या है, अचीव गोल्स, अचीव विद मिनिमम वेस्टेज। गोल तो अचीव करना है लेकिन वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है वेस्टेज से। एग्जांपल मीट सेल्स टारगेट प्लस लो कॉस्ट, विद इन कॉस्ट, ठीक है। तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो इफेक्टिव भी हो प्लस एफिशिएंट भी हो, दोनों चीजें होंगी तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं देखो बहुत कॉमन टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, केस स्टडी आ जाती है, एक लंबी चौड़ी केस स्टडी दे दी, वो बोलेंगे बताओ इसमें कौन सा फीचर मिसिंग है या कौन सा फीचर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिटीज, क्या चीज, उसकी आइडेंटिटीज, उसकी पहचान, ठीक है। तो पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो अल्टीमेटली यहाँ मेरी वीडियोस देख रही हो, कोई डांस वाली वीडियो तो है नहीं कि कमर मटका दी, सॉरी वो डांस अच्छा नहीं आता, ठीक है, कमर मटका दी, नौटंकी कर दी, रील्स बना दी, ऐसे लड़कियां रील्स बनाती रहती है, वो तो वीडियो है नहीं। ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एक्चुअली में टाइम वेस्ट नहीं है, ये वीडियो इसलिए देख रहे हो, मेरे जैसे मोटे आदमी को, दाढ़ी वाले को क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपका गोल क्या है, 12th पास करनी है और प्लस गुड मार्क्स से, अच्छे नंबर से पास करनी है। तो मैनेजमेंट, या अभी आप जो दिमाग लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका गोल अचीव करना है, ठीक है। तो कोई सा मैनेजमेंट किस लिए होता है, गोल को अचीव करने के लिए होता है। कौन से गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स और पर्सनल गोल्स भी। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिंग, ये दुनिया में हर जगह होता है। मैनेजमेंट इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, यूएसए में भी होता है, यूरोप में भी होता है। भारत में तो आजकल बहुत बुरा हाल चला है मैनेजमेंट का, छोड़ो क्या बात करूं।
गवर्नमेंट ने क्या ही कर रखा है, छोड़ो। तो आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सुनो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओह सॉरी, ये क्या बोल दिया, कॉमर्स वालों की मैथमेटिक्स। रो तो नहीं रहे हो ना? होता है, जोश में मत आना, रुलाई की मैथ्स। ओके, सो फेवरेट सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। दिन रात 24 घंटे अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स 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 24/7। पास हो जाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। पूछो क्यों? अकाउंट्स में मे भी 80 में से 80 ले आओगे, लेकिन बाकी में फेल हो जाओगे। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है? आपका गोल है पास होना, 12th पास करना। उसके लिए क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करेगा। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपको अकाउंट्स भी पढ़नी है, यहाँ भी मैनेजमेंट करना है, इको पढ़नी है, यहाँ ही मैनेजमेंट करना है, बिजनेस पढ़नी है, यहाँ मैनेजमेंट करना है, इंग्लिश पढ़नी है, यहाँ मैनेजमेंट करना है, और मैथ्स वालों को रोना है, ये भी मैनेजमेंट है। पढ़ी तो जा नहीं रही है, रोए हुई और क्या करोगे? आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल कैसे हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंट्स का भी हो रहा है, इको का भी हो रहा है, बिजनेस का भी हो रहा है, और इंग्लिश का भी हो रहा है, मैथ्स का भी हो रहा है। सारे सब्जेक्टों को ध्यान देना है। किसी भी सिर्फ एक काम का मैनेजमेंट नहीं होता। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली सेल्स पे ध्यान दे रही है, जैसे कि बायजूस, तो उससे क्या, सुपरस्टार बन गई, उल्टा डूब गई ना। उसको हर एक चीज का मैनेजमेंट करना चाहिए था, उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया ही नहीं। बस जैसे तैसे लोगों को पैकेजेस चिपका दिए, बाद में वो फ्रॉड सेल्स निकली और वो कंपनी फाइनली डूब गई। ठीक है, आगे क्या है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार दिन रात चलता रहता है, 24 घंटे 7 दिन हर ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे? आपके पड़ोस में पनवाड़ी बैठा हुआ है, पान और चूना लगाता रहता है, तो आप बोलोगे सर वो भी तो वो ग्रुप गोल्स तो अचीव कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन ग्रुप एक्टिविटी कैसे? वो तो अकेला काम कर रहा है। कोई भी इंसान, कोई भी जो बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वो अकेला नहीं होता। वो जो पान पे चूना लगा लगा के तुम्हें चेप रहा है पड़ोस का पनवाड़ी, वो पान टाइम पे नहीं आएगा तो भी उसकी दुकान बंद हो जाएगी, चूना नहीं आएगा तो भी दुकान बंद हो जाएगी, तंबाकू नहीं आएगा तो भी दुकान बंद हो जाएगी, लाइट नहीं आएगी तो भी दुकान बंद हो जाएगी। और जिस जगह पे वो काम कर रहा है, कमेटी वाले आकर के उसकी दुकान उठा करके ले जाएंगे, सही काम करेंगे तो भी उसकी दुकान बंद हो जाएगी। यानी बेसिकली क्या है, उसका काम चल इसलिए पा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वो भी एक मेन पर्सन है, ठीक है, की मैन है। तो सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए ग्रुप गोल अचीव होता है, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक कैसे है? पहले तो आप अपने ग्रुप की एक सहेली के पीछे लगे हुए थे, फिर आपने कहा यार इससे तो बात बनी नहीं पा रही है, फिर आपने क्या किया, आपने कहा चलो सेकंड बेस्ट ट्राई करते हैं, मूवी का डायलॉग नहीं है सेकंड बेस्ट, तो आपने कहा चलो सेकंड बेस्ट ट्राई करते हैं। पता लगा सेकंड बेस्ट तो दूसरे धर्म की निकली। तो अभी तक मान लो जो पहले वाली थी उसका तो काम ऐसे चल जा रहा था, अपने धर्म वाली थी, अब दूसरे धर्म वाली के लिए अलग रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, अलग फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के डेज मनाए जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो ये डायनेमिक फंक्शन कैसे है, मैनेजमेंट डायनेमिक कैसे है कि ये हर तरीके की सिनेरियोज में, सिचुएशंस में एक ऑर्गेनाइजेशन को फिट करने में हेल्प करता है। आप बोलोगे ये सब देखो बहकी बहकी बातें बताओ, सिंपल बात बताओ, रियलिस्टिक एग्जांपल, बजाज पहले स्कूटर बना के बेचता था, आज बजाज फाइनेंस भी है, बजाज मोटरसाइकिल भी है, और बजाज अप्लायंसेस भी है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो बजाज एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी से फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी कैसे बन गया, लोन देने वाली कंपनी कैसे बन गया? क्योंकि मैनेजमेंट उसे हेल्प करी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, ये जो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में, यानी बाय चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम बनने में इजिली हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। बेटा ये वीडियो देख रहे हो ना, जनवरी आ गया, क्यों देख रहे हो? क्योंकि सर पे डंडा है। किसका डंडा है? एग्जाम का डंडा है। अगर एग्जाम का डंडा ना होता तो तुम मेरी वीडियो देख रहे होते बेटा, इंस्टाग्राम पे लगे होते स्क्रॉल करने में, ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, ऐसे डांस करेंगे, ऐसे भी बनाएंगे। लेकिन फाइनली अब सर पे डंडा आया है। किस चीज का डंडा आया है? कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बाप डंडे मारेगा, बाप मारेगा डंडे, और पहले पॉकेट मनी बंद करेगा, बाइक छीनेगा, इंटरनेट बंद करवाएगा, और सही से कुटाई भी करेगा। ठीक है, और लड़की हो तुम सोच रहे हो कि लड़कों की बस बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी तो बेटा शादी होगी, तुम मत पढ़ो बेटा। तुम्हारा बाप पता क्या बोलेगा? और रिक्शे वाले कहाँ जा रहा है? और रिक्शे वाले, हाँ जी बाबू जी कहाँ चलना है? अरे हमें कहीं जाना, हमारी लड़की ले जा, पढ़ लिख तो ली है नहीं। तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होने वाला है। तो इसलिए तुम क्या करने आए हो? या पढ़ने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारे सर पे एक इंटेंजिबल डंडा पड़ रहा है। तुम्हारे सर पे एक मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक इंटेंजिबल डंडा है जो सर पे पूरे टाइम रहता है, दिखता नहीं है लेकिन सर पे रहता है। बेटा काम कर, टाइम पे करे तो डंडे पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे हो गए इसके फीचर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे क्यों करते हैं मैनेजमेंट? अरे सिंपल सी बात है, अभी तुम क्यों वीडियो देख रहे हो? 12th पास करने के लिए। एक कंपनी क्यों करती है मैनेजमेंट? पैसा कमाने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बस वही सब तो है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पहले भला करो, पहले अपना खुद का भला करो। कैसे भला होगा? पहले प्रॉफिट कमाओ,
आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, प्रॉफिट कमाओगे तो आगे बढ़ोगे, और प्रॉफिट कमाने से ही सर्वाइवल कर पाओगे। सर्वाइवल क्या होता है, वो देखे ना सर्वाइवल, वो बियर ग्रिल्स वाला एपिसोड, कि जंगल में अगर छोड़ दिया जाए तो कैसे बचोगे, वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन कोरोना टाइम में कैसे बच पाई। अगर उसके पास पैसा नहीं होता, बैकअप नहीं होता, तो डूब गई होती ना, कई कंपनियां डूब गई, कई लोग बर्बाद हो गए। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, पहली बात प्रॉफिट कमाओ, उससे ग्रो करो, और कुछ पैसा संभाल के रखो, उसे कहेंगे सर्वाइवल। तो प्रॉफिट, पैसा कमाना, ग्रोथ, आगे बढ़ना, सर्वाइवल, इमरजेंसी में संभाल के रखना चीजों को, पैसे को, ताकि काम आए। सोशल ऑब्जेक्टिव, अरे जिस समाज में काम कर रहे हो, जिस समाज से पैसा कमा रहे हो, उसका भला कर लो। कैसे भला होगा भाई, ऑफन और जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनको पढ़ा दो, गरीबों का भला कर दो, कुछ टूट फूट हो रखी है उसको रिपेयर करवा दो, ठीक है। इसको सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ाऊंगा डिटेल में चैप्टर 3 में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सोसाइटी की, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके ही सोशल वेलफेयर, एक बिजनेस चल रहा है तो उसका काम है कि सोशल वेलफेयर किया जाए, समाज का भला किया जाए। सिंपल मीनिंग क्या है, बिजनेस शुड हेल्प सोसाइटी नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग स्किल बिल्डिंग कोर्सेज टू पुअर। एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बढ़िया, मैंने पर्सनली इसमें काम किया, नाम है फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी। अब तो पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रही है, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर दीपक चोपड़ा की है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, बेसिकली पैसा कमाती है, तो पैसे का कुछ प्रॉफिट, कुछ हिस्सा हमें खर्च करना पड़ता है आम लोगों की भलाई के लिए। तो ये वैसे ये एफईए क्या कर रही है, ये फ्री में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करवाती है, कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे कोर्सेज फ्री में है। तो ये क्या कर रही है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते हैं पर्सोनल, क्या होते हैं, पर्सोनल। पर्सोनल मतलब होता है एम्प्लॉय, भाई अपना भला कर लिया, समाज का भला कर लिया, अपने एम्प्लॉय का तो भला कर लो, जिससे पैसा कमा रहे हो नालायक हो। तो एम्प्लॉय का भला कैसे होगा, जॉब सिक्योरिटी दे दो, स्किल डेवलपमेंट दे दो, फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट दे दो, बेल्ट के बक्कल से पिटाई मत करो, थोड़ा इज्जत से पेश आओ, तमीज से पेश आओ, हाई सैलरी दे दो, हाई सैलरी मतलब जो जेन्युइन बनती है एटलीस्ट, प्रमोशन दे दो, मान सम्मान इज्जत दे दो, कभी कभी कहीं लोन वगैरह चाहिए तो वो दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो अगर वो डिजर्व करते हैं तो, ठीक है। इसे कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आगे चलते हैं बच्चों, अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा हो कुछ वल्गर सा हो रहा, मुझे कमेंट कर देना यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा, मैं मेरा नेचुरल तरीका ऐसे ही पढ़ाने का, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। बुरा लग जाए तो बता देना मेरे को, मैं आदत फिर भी नहीं सुधारूंगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाई नहीं पाऊंगा, सॉरी। अगर आपको लग रहा है वीडियो वल्गर है, लीव इट। चलो आगे बात करते हैं, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, जनरली बताओ, देखो मेरा तरीका ऐसा है। आगे बात करते हैं, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ, अरे यार ये भी बिल्कुल तुम्हारे ऐसे ही है ढीठ। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस वर्ड का मतलब क्या है, अरे ये जानो, क्योंकि वर्ड पूरी की पूरी बुक में 100 बार आएगा। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है, आपके पेरेंट्स डायलॉग मारते हैं ना, जब मैं नहीं रहूंगा तब तेरे को पता लगेगा, मम्मी कहती जब मैं नहीं रहूंगी तब तेरे को पता लगेगा, तेरे को खाना कौन बना के खिलाएगा, तेरे को कमा के कौन खिलाएगा। तो इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जिसकी बात अभी मान लो कि वो चीज दुनिया में ही ना हो, मैनेजमेंट दुनिया में ही ना हो, तो काम चल पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा काम, ठीक है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे मैनेजमेंट दुनिया में नहीं है। जैसे ऊपर पंखा लगा हुआ है ना, अभी तो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर सोचो ये कहाँ है और काम कर रहा है, अगर ये काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, दुनिया के सारे पंखे गायब हो जाए तो कैसे काम चलेगा। बस वैसे ही अगर दुनिया से मैनेजमेंट गायब हो जाए तो क्या होगा, सोचो। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अचीव करने में हेल्प करता है ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी पैसा कमाना, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल में हेल्प करता है। दूसरा, ये हेल्प करता है सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, सोशल ऑब्जेक्टिव बताया ना, समाज का भला करने में। तीसरा, ये हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, एम्प्लॉय का भला करने में। ये तीन तो रिपीटेड कॉमन वाले आ गए, ठीक है। कहां से आ गए, देखो पीछे से आ गए, एक सेकंड देखो, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और हमारा पर्सनल, इन्हीं तीनों को फुलफिल करने में कौन हेल्प करता है, और मैनेजमेंट हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड हमारी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं दोबारा से, ये यही रहने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमें हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, हेल्प करता है सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, और मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना, हालात के हिसाब से बदलने में हेल्प करता है। बजाज पहले स्कूटर बनाता था, आज क्या बना के बेच रहा है, आज बाइक्स बना के बेच रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बना के बेच रहा है, बजाज फाइनेंस है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ। तो बजाज इतना बदल कैसे गया, क्योंकि बजाज कंपनी को बदलने में मैनेजमेंट ने हेल्प करी है। मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी काम को सही तरीके से करने में हेल्प करता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं,
ये इंक्रीज करता है हमारी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी विद इन टाइम काम करने में भी हेल्प करता है, विद इन कॉस्ट काम करने में भी हेल्प करता है, यानी किसी काम को विद इन टाइम पूरा करने में, विद इन कॉस्ट पूरा करने में भी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी? नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये सब छोड़ो, मेरी कहानी सुनो, ध्यान सुनना। मान लो कि ना मेरी वाइफ है, उसको खाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी एक काम करो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तुम खाना बनाना सीख लो। तो उसने कुकड़ी क्लासेस नहीं होती, कुकिंग क्लासेस, वो ज्वाइन कर ली। वहाँ पर उसने पहले खाना बनाना सीखा। कैसे बनाना सीखा? फॉर एग्जांपल आज बनाना सीखेंगे पालक पनीर की सब्जी, तो पहले पालक पनीर की सब्जी के नोट्स बनवाए गए, फिर पालक पनीर की सब्जी बनवाकर उनका प्रैक्टिकल करवाया गया। उसके बाद क्या, वो घर पे आई, उसने खाना बनाया। मैंने कहा वाह ये तो मजा आ गया, क्या खाना बनाया तुमने। उसके बाद मैंने उसे आइडिया दिया, मैंने कहा एक काम करो, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ठीक है, अब इसका क्या करो, इसका ना रेस्टोरेंट खोलते हैं और घर से तुम काम करना, क्लाउड किचन, वो जो जोमेटो स्विगी में खाना बना नहीं बेचते पूरी रात, वो वाला काम करते हैं। उसको आइडिया अच्छा लगा मेरी वाइफ को, उसने चलो हाउस वाइफ से अर्निंग वाली वाइफ बन जाऊंगी। उसने मेरी बात मानते हुए एक छोटा सा एक क्लाउड किचन वाला रेस्टोरेंट खोल लिया, स्विगी जोमेटो पे अपना नाम लिस्ट कर लिया, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो अपना खाना बना करके अपना बेच भी रही है और पैसे भी कमा रही है। अब ध्यान से सुनना, खाना बनाने में जब उसने सीखा खाना बनाना, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली, वो था साइंस। साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होता, वो भी होता है उसके साथ साथ। कोई बोले साइंस का एक सिंगल वर्ड बताओ, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, उसने नॉलेज पाई कैसे? थियोरेटिकली प्रैक्टिकली, कुकिंग क्लासेस से। फिर उसने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। उसके बाद उसने उससे पैसे भी कमाए, ये क्या है? एक प्रोफेशन है। तो दुनिया में कोई सा भी काम करना, नॉट ओनली मैनेजमेंट, कुकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, सिंगिंग, रनिंग, कोई सा भी काम करना सीखना इज कॉल्ड साइंस। सही तरीके से करना इज कॉल्ड आर्ट। उससे पैसे कमाना इज कॉल्ड प्रोफेशन। समझ आ गया? कुकिंग वाले एग्जांपल से देखो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सर, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। मेरी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता भाई, मुझे पता है मैं कैसे काम चला रहा हूँ, उसको सिखाते सिखाते मेरे को बनाना आ गया। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। तो हंस रहे हो? हंसना नहीं है, चुप हो जा, बता रहा हूँ। कहीं उसने वीडियो देख ली तो मेरे को पटक पटक के सुना, पटक के पीटेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट, सिस्टमैटिक नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, 3 फीचर्स जो इसके कुछ खास बनते हैं मैनेजमेंट एज साइंस के, वो क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट कर करके प्रिंसिपल्स बने हैं। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर के और एफडब्ल्यू टेलर के, वहां पर देखना आप। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी जो मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल बनाया है, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल छोटे शब्दों में सुनना, आगे डिटेल में समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर कमांड देगा। अगर एक वर्कर को कमांड देने के लिए 10 सुपरवाइजर आ जाएंगे तो वो तो पागल हो जाएगा, किसकी सुने किसकी ना सुने। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके एक प्रिंसिपल बना, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर कमांड देगा। इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है। ऐसा इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, दुनिया में हर जगह ऐसी होता है कि एक वर्कर को एक ही सुपरवाइजर कमांड देता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। किसने बनाया था? एफडब्ल्यू टेलर ने, सॉरी हेनरी फ्योल ने। राइट, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ? मैनेजमेंट साइंस कैसे है? क्योंकि यहां पर क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए पहले से। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर करके प्रिंसिपल बनते हैं, और वो जो प्रिंसिपल बनते हैं उनकी वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में हर जगह वैलिड है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट एज आर्ट। देखो अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है? देखो मैंने क्या कहा, खाना बनाना सीखना क्या था? साइंस। खाना बनाना क्या है? एक आर्ट। तो मैनेजमेंट का कोर्स करना, बीबीए एमबीए करना क्या है? साइंस। बीबीए एमबीए करने के बाद सही तरीके से जॉब करना है, क्या है? एक कला, एक आर्ट है। कैसे है? कि पहली बात तो क्या है? मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल एप्लीकेशन, यानी अपने खुद के स्किल होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और खुद का अपना तरीका होना चाहिए काम करने का। अब इसे कुछ फीचर्स क्या है? पहले से एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कहां से आई है? मैनेजमेंट एज साइंस से आई है। कहां से आई है? मैनेजमेंट एज साइंस। कहां पे मिली थी? बीबीए और एमबीए किया था ना, बीबीए और एमबीए किया था ना, वहां से सीखा था ना मैनेजमेंट करना। तो पहले से एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, पहले से नॉलेज होनी चाहिए, तब काम कर पाओगे सही तरीके से। दूसरा क्या है? देखो पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अच्छा पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है? जैसे पेंटर को पहले से नॉलेज होनी चाहिए कलर्स की, शेप की, पर्सपेक्टिव की। मैनेजर को पहले से नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल्स की, थ्योरीज की, प्रैक्टिस की।
अब क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। अब क्या पता कोई ऐसे पेंटर जो थूक भी देता हो तो उसको पेंटिंग कहते हो। मैंने देखा था एक बहुत पुराने पेंटर है, मैं नाम बदनाम नहीं कर रहा, एम एफ हुसैन नाम है उनका। उन्होंने एक बार उनका एक लाइव दिखाया तो उन्होंने एक बनियान जैसी बनाई, ऐसे 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 किया, वो पेंटिंग करोड़ों रुपए की बिक गई। अब मुझे तो समझ में नहीं आया वो कला कैसे है, लेकिन मैं अज्ञानी आदमी, मुझे कला की ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्या पता आप में से किसी को पता हो तो बताना मेरे को एक बार, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। एक मैनेजर कहता है भाई ये काम कर, सैलरी बढ़ा दूंगा, तो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा। दूसरे मैनेजर ने कहा भाई काम कर तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दूंगा, मतलब घर से काम कर, क्या पता तो एम्प्लॉय अच्छा काम करे। एक मैनेजर कहता देख भाई भाई तेरे को मैं ना रिकॉग्निशन दूंगा, कैसे, तेरे को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दूंगा, तो लोग ज्यादा काम करने लग जाए। तो हर मैनेजर का तरीका अलग अलग हो सकता है काम को ज्यादा करवाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट एक कला कैसे पता लग गया ना, पहले से एग्जिस्टेंस, पहले से नॉलेज होनी चाहिए, और हर किसी का काम करने का तरीका पर्सनलाइज यानी अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैंने कहा क्या कहा बेटा, पहले मैनेजमेंट बीबीए से सीखा साइंस, फिर उसके बाद में सही तरीके से जॉब कर रहे हो, एक आर्ट है, अब पैसे कमा रहे हो, वो क्या है, प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है, ध्यान से देखना, इससे कुछ फीचर्स है। पहली बात तो क्या है, मैनेजमेंट इज क्वालिफाइड प्रोफेशन लाइक लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, यानी डॉक्टर, ये लॉयर, डॉक्टर या फिर इंजीनियर, ठीक है। इसके कुछ 5 मेन फीचर है जो प्रूव करते हैं कि प्रोफेशन है। पहली बात तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई सीए नहीं बन सकता, सी बनने के लिए आईसीआई का एग्जाम पास करना पड़ेगा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, एमबीबीएस करना पड़ेगा। अब वो आपके अड़ोस पड़ोस बंगाली वाले डॉक्टर बैठे हो उनकी छोड़ो, वो जेन्युइन एमबीबीएस नहीं है, वो बीए एमएस फलाना डिग्री नहीं कौन कौन सी डिग्री करके बैठे होते हैं, ज्यादातर चोर होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनको जो जितने भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एसोसिएशन होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल किसका है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हम भाई मेरे पड़ोस में ही है, हमारे यहीं द्वारका में, न्यू दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 8 में। ये क्या करती है, ये पूरे इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई बदतमीजी होती है, कल कोई धरना देने के लिए आ जाएंगे सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर करके। सीए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, आईसीएआई होती है। लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, बैरिस्टर एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपने कई बार जॉली एलएलबी मूवी देखा होगा ना, कि मैं बार काउंसिल को सजेस्ट करता हूं कि जॉली का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही क्या करती है, खाली एलएलबी करने से वकील नहीं बनते, आपको अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, किसमें, बार काउंसिल में। और बार काउंसिल आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है प्रैक्टिस करने का। वैसे खाली एमबीबीएस करने से डॉक्टर नहीं बनते, एमसीआई से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सीए करने के बाद प्रैक्टिसिंग सीए बनने के लिए आईसीआई से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर पहनेगा व्हाइट, लॉयर पहनेगा ब्लैक, और कोई भी प्रोफेशनल पहनेगा फॉर्मल क्लोथ्स, यानी कि कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। इन सभी का सर्विस मोटिव है, ये सभी सर्विस देने के लिए जितने प्रोफेशंस होते हैं। और क्वालिफाइड, जैसे कि एग्जांपल है, क्वालिफाइड एमबीए मैनेजर हैज थ्योरेटिकल नॉलेज, अप्लाइड क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल एथिक्स, ये प्रोफेशन, सही तरीके से काम करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बोलने का तरीका। अब देखो बोलने के तरीके पे और बातचीत करने के तरीके मेरे पे कमेंट मत करना, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्रिएटिविटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो कल को ये मत बोलना कि सर आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो वगैरह वगैरह। मैं अपनी साइड से डिसेंट बनने की कोशिश करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ एज अ स्कॉलर, गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं एक तरीके से, तो वहाँ मैं बहुत डिसेंट बात करता हूँ, प्रॉपर इंग्लिश में बोलता हूँ, ठीक है। क्या पता उनमें से कोई वीडियो देख रहा है उसको पता लग जाए कि सर ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये देखो, ये स्लाइड वाइड ताम जाम छोड़ो, सिंपल देखो। स्कूल जाते हो, स्कूल, अरे हाँ जाते हैं, पूछ के रहे हो, जाते तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। देखो स्कूल जाते हो ना, सबसे ऊपर कौन है, प्रिंसिपल, उसके नीचे कौन है, अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो कोऑर्डिनेटर कहते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हो तो इसे कहते हैं वाइस प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन है, टीचर्स। उसके नीचे थप्पड़ कौन खाते हैं, गाली कौन खाते हैं, पिटाई कौन खाते हैं, कौन है वो, बच्चे, टीचर, बच्चे, स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल आपका जो हो गया, आपके स्कूल का टॉप का बंदा हो गया। कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल क्या हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गया। टीचर क्या आ गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ गया। और बच्चे कौन से आ गए, नॉन मैनेजर में। किसमें, नॉन मैनेजर। किस लिए आते हैं, फिलहाल तो पिटाई खाने के लिए आते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं, गाली खाने के लिए आते हैं वगैरह वगैरह।
सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल आया है किसको मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर किसको मैनेज करने के लिए आया, टीचर्स को, टीचर्स किसको मैनेज करने आया, बच्चों को, और बच्चे किसको मैनेज करने गए हैं, अपने आप को। तो बुक में देखोगे तो बोलेंगे 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन मैं कह रहा हूं देयर आर 4 लेवल्स, चौथा भी होता है नॉन मैनेजरियल लेवल, समझ गए। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली 4 लेवल से मैनेजमेंट होते हैं, उनकी बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, चौथे की कोई खास बातचीत नहीं होती है, ठीक है। तो टॉप लेवल वाले बंदे कौन होते हैं, हु आर दे, जैसे सीईओ हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, रिसोर्सेस अरेंज करना, यानी पैसे का इंतजाम करना, ओवरऑल डायरेक्शन देना, मिन मौके पर लोगों से मिलना, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि मान लो अगर कोई आपकी कंपनी को बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल रहा है तो अवार्ड लेने के लिए कौन जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा, सीईओ जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, सुंदर पिचाई, कौन है ये, सीईओ है गूगल का, अब मेरे ख्याल अल्फाबेट का बन गया, अल्फाबेट इसकी ऊपर एक और मेन कंपनी है, उसका सीईओ बन चुका है, यानी गूगल का टॉप का बंदा कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक है। आगे चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, देखो हु आर दे, ये कौन होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, सेक्शन हेड होते हैं, प्लांट मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, डिविजनल हेड होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंटरप्रेट दी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको समझाना है, किसको, लोअर लेवल वालों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी बनाई है उनको इंप्लीमेंट करवाना, कोऑर्डिनेट विद बिटवीन लेवल्स, टॉप में, किसमें, टॉप में और बॉटम में आपस में एक रिलेशनशिप बना के रखना, ये दोनों को रिलेशनशिप को जोड़ के रखना, एक कोऑर्डिनेट करना। डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल कंट्रोल, अपने खुद के डिपार्टमेंट का कंट्रोल करना, जैसे प्रोडक्शन वाले की जिम्मेदारी है प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन होगा, कितने टाइम के अंदर में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेलीगेट वर्क, काम किसी दूसरे को, आगे को बंदे को डेलीगेट करना, किसको, सुपरवाइजर को, लोअर लेवल वाले को। आगे चलते हैं, लोअर लेवल वाले ये कौन होते हैं, सुपरवाइजर जी, ये होते हैं सुपरवाइजर, कौन होते हैं, ये होते हैं सुपरवाइजर, टीम लीडर, शिफ्ट इंचार्ज, फर्स्ट लाइन मैनेजर, फोरमैन भी कहते हैं इन्हें, सुपरवाइजर भी कहते हैं, टीम लीडर भी कहते हैं, आप एमएनसी में सुना होगा टीम लीडर वर्ड कहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, इंप्लीमेंट करना डिसीजंस को, कंट्रोल करना क्वालिटी का, रिपोर्ट करना प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना काम हुआ है, और प्रॉब्लम ग्रीवांसेस जो होती है, जो कंप्लेंट्स होती है उनको सुनना और सॉल्व करना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, एक दो वर्कर ने आपस में लड़ाई कर ली, कौन सॉल्व करेगा, सुपरवाइजर सॉल्व करेगा, सुपरवाइजर से बात नहीं बनेगी तो बात आगे जाएगी, फिलहाल तो यही सॉल्व करेगा, इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर, यानी सबसे पहले वाले मैनेजर। अगला क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। छोड़ो ये सब, सुनो, मनाली घूमने जा रहे हैं मान लो, अब मनाली घूमने जाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मनाली जा रहे हैं, कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो प्लानिंग कर ली, कहाँ जाना है, मनाली, तो प्लानिंग हो गई, मनाली ट्रिप। ऑर्गेनाइजिंग, किसका इंतजाम करना है, पैसे का, परमिशन का और लोगों का, कौन कौन जाएगा, या पैसा परमिशन यहाँ मेन है, ठीक है, लोगों को छोड़ो। अगला क्या है, स्टाफिंग, कौन कौन साथ में जाएगा, कौन कौन से फ्रेंड्स साथ में जा रहे हैं, ये हो गई स्टाफिंग, कितने लोगों की जरूरत है। डायरेक्टिंग, जिस दिन सब कुछ सारे लोग इकट्ठा हो गए, 6 तारीख को सुबह सुबह मनाली जा रहे हैं 6 बजे, चलो मनाली चल रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्टिंग, काम की शुरुआत करना। कंट्रोलिंग, हमने प्लान किया तो सुबह 6 बजे मनाली के लिए निकलेंगे दिल्ली से 6 AM, और बाय 8 PM हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मनाली में, लेकिन ट्रैफिक इतना था, इतनी सेल्फी खींचने लगे, इतना टाइम वेस्ट करने लगे कि रात के 10 बज गए हैं और अभी तक हम मनाली नहीं पहुंचे, अभी तक हम कुल्लू में ही अटके हुए हैं और अभी 2 घंटे और लगेंगे। तो ये देखना कि जो प्लान किया था वो टाइम से चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो ये सारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लान करना, चीजों का इंतजाम करना, लोगों का इंतजाम करना, उनको डायरेक्शन देना, उसका काम को चेक करना कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी कंट्रोलिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, भाई सिंपल सी बात है, पहले ही आपने शादी में डिसाइड कर लिया, फूफा जी तुम तो बाहर बैठोगे, ठीक है, और तुम क्या करोगे, बाहर बैठ करके ना ये देखोगे कि भैया कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा, कोई वो तो नहीं कर रहा। दूसरा काम, आपने दूसरे जीजा जी को बुलाया, जीजा जी को बोला भाई आप देखोगे सारे टेंट का काम सही से चल रहा है, नहीं चल रहा। फिर आपने क्या किया, अपने साले को बुलाया, आपने कहा भाई सारी मजदूरी वाला काम तू करेगा, ये चेक करना कि सारा मजदूरी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारी चीज टाइम से आई कि नहीं आई। फिर पापा को बोला सारे पैसे का इंतजाम आप करोगे, मम्मी को बोला सारी लेडीज का संगीत वंगीत का प्रोग्राम आप करोगे।
तो पहले ही डिसाइड कर लो कौन क्या काम करेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन, राइट। क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन। इसका मीनिंग क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द वर्क। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कौन किससे काम जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा, क्या काम बनेगा। सिंक्रोनाइजिंग द वर्क एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट लेवल एंड इंडिविजुअल्स। कौन क्या काम करेगा पहले लिंक करना, जोड़ना, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और ये पहले हो जाना चाहिए शादी से पहले, ये नहीं कि शादी के दिन आज शादी और आज डिसाइड करो, ऐसे काम नहीं बनने वाला, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है, मेकिंग श्योर एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम गोल। सबका सेम गोल क्या है, शादी सही से हो जानी चाहिए। लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, ये वाला नहीं है लगा बिल लिपस्टिक वाला ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है बैंड वैंड नहीं होता, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसकी बात हो रही है। बहुत ही बेशरम बच्चे हैं, तो क्या क्या सोचते रहते हैं। वेयर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिएट ब्यूटीफुल म्यूजिक टुगेदर। अगला क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो गया, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर ये काम नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ना सही से चेकअप होगा, ना सही से दवाई आएगी, और ना सही से कुछ काम हो पाएगा। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। आपने मूवी देखी दिल्ली बैली, दिल्ली बैली या कोई मूवी होगी, छोड़ो यार। उसमें क्या होता है, बंदा जाता है दांत उखड़वाने के लिए, वहां पर वो लाला छाप हॉस्पिटल होता है, किसी को कुछ आता पता ही नहीं किसको कौन सा क्या काम करना है। एक बंदे को बोलते हैं अच्छा ये जो है ये टीबी का उसके लिए आया है, किडनी का ऑपरेशन के लिए आया है। जो बंदा दांत के लिए पहुंचा होता है वो बोल तो पा रहा नहीं होता, कुछ दवाई दे दी होती है उसको सुन्न करने के लिए, क्या कहते हैं उसे यार, जो भी कहते हैं एनेस्थीसिया। उसके बाद क्या होता है, बोल नहीं पा रहा होता, उसको घसीट के ले जाते हैं, कमर में एनेस्थीसिया घुसेड़ते हैं और फाड़ के किडनी निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर पहले से डिसाइड ही नहीं होगा कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन क्या काम करेगा। जो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था ना मैंने फाइन डाइनिंग वाले का, वहां पर किस चीज की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी बहुत तगड़ी। कौन क्या काम करेगा पता ही नहीं है, सारे बंदे एक ही जगह लगे हुए हैं, ठीक है, सरकार का पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम मैसअप हो जाता है अगर पहले से डिसाइड ना करो तो। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। सुनो, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मतलब क्या है, एक बस खराब हो गई, अब बस खराब होने के लिए बस को धक्का देके स्टार्ट करना है मान लो, तो क्या एक बंदा कर देगा, नहीं। दो कर देंगे, नहीं। चार कर देंगे, नहीं। कम से कम 8-10 लोग चाहिए। तो 10 लोग साथ मिलकर धक्का लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। साथ ही हाथ बटाना, मिलके बोझा उठाना, क्या, साथ ही हाथ बटाना, मिलके बोझा उठाना, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। इसके लिए क्या चाहिए, सेम काम के लिए 10 लोग चाहिए, 10 पीपल आर रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अब आप 10 फ्रेंड हो, 10 के 10 धक्का देने के लिए आ गए, ठीक है, या ड्राइवर भी आपके साथ धक्का देने के लिए आ गया, 11 जने हो गए। अब धक्का मार के क्या बस को खाई में कुदाओगे, स्टार्ट कौन करेगा, गियर में डाल करके वहां पर स्टीयरिंग में कौन बैठेगा, वहां भी तो एक बंदा चाहिए ना। तो एक बंदा आपने बिठाया ड्राइवर को, भाई तू बस जाके बस का स्टीयरिंग संभाल, और बस को गियर में डाला, अचानक से क्लच छोड़ियो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपने उसको बोला कि भाई तो बस कंट्रोल करनी है, और बाकी 10 लोग बस को धक्का दे रहे हैं। तो अगर 10 जमा 11 इन लोग 11 लोगों के साथ में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। और खाली धक्का देने की 10 लोगों की बात करोगी तो वो हो जाएगा कोऑपरेशन। यानी एक ही काम को साथ मिलके करना, सारे एक ही जैसा काम, एक बिल्कुल सेम काम एक साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। और पहले डिसाइड कर लिया कि भाई तू नमक डालेगा, तू मसाला डालेगा, तू मिर्च डालेगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर समझ में ना आए बता देना, मैं दूसरी अलग से एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ होता है भाई, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, स्टाफिंग में चाहिए, डायरेक्टिंग में चाहिए, कंट्रोलिंग में चाहिए। यानी कि प्लानिंग करने के लिए अलग बंदा चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए अलग बंदा चाहिए, स्टाफिंग के लिए अलग बंदा चाहिए, डायरेक्टिंग के लिए अलग बंदा चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए अलग बंदा चाहिए, सबके लिए अलग अलग बंदे चाहिए। और पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी बना रहे हैं, इंजन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि इंजन का साइज कितना होना चाहिए, गाड़ी तुमने बना के तैयार कर दी और इतनी सी, और बंदा इतना बड़ा इंजन लेकर के आ गया, कह रहे भाई इतने बड़े इंजन को यहाँ पर फिट करो, ये फिट कैसे होगा इसके अंदर में, उसे पहले बता देना चाहिए था कि इंजन का साइज बहुत छोटा होना चाहिए था, तो काम बन पाता ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक आध स्लाइड और होगी। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की पहचान कैसे होती है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नहीं ये तो ये हमारा फीचर्स, अच्छा ये रही है, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, यानी सारे लोगों के कामों को साथ में जोड़ता है। दूसरा, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कौन क्या काम करेगा पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ये एंश्योर करता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, ये डेली होता है 24 घंटे 7 दिन। अगला क्या है हमारा, ये ऑल परवेजिव है, दुनिया में हर जगह पर होता है। और लास्ट वाला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप की, मिडिल की, बॉटम की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी पहले डिसाइड होना चाहिए कौन क्या काम करेगा। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, भाई देखो LIC इंडियन रेलवेज में लगभग 12 लाख लोग काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कम चाहिए ज्यादा चाहिए, भाई बहुत ज्यादा चाहिए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन,
हर किसी का काम अलग अलग है, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तू प्रोडक्शन में जा, तू सेल्स में जा, तू मार्केटिंग में जा। स्पेशलाइजेशन, जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है उसको प्रोडक्शन का इंचार्ज बनाओ, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसको सेल्स का हेड बनाओ, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क प्रोसेस, अगर कोई भी एक काम डिले होता है, अगर परचेज डिले होगी तो प्रोडक्शन डिले होगा, प्रोडक्शन डिले होगा तो सेल्स डिले होगी, उससे क्या होगा, उससे जो कंपनी पे ट्रस्ट है वो खराब हो जाएगा, कस्टमर्स का कंपनी में ट्रस्ट वीक हो जाएगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, डिफरेंट फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और स्पेशलाइजेशन जो होती है मस्ट वर्क टुगेदर, सब लोगों के साथ मिलकर काम करना है, सब सारे लोगों के आपस में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, और ये एसेंशियल होता है, यानी जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं बनेगा। सिंपल एग्जांपल सुनो, मेरी एकेडमी में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4 टीचर्स है एट प्रेजेंट। तो 4 टीचर में क्या है कि पहले टीचर का काम है फर्स्ट से लेकर थर्ड तक पढ़ाना, सेकंड वाले का काम है फोर्थ से लेकर 6 तक पढ़ाना, थर्ड वाले का काम है 7 से लेकर 10 तक का पढ़ाना, मेरा काम है 11 12 का पढ़ाना। तो हमने पहले डिसाइड कर रखा है ना कि कौन क्या काम करेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मैं आके प्राइमरी में नहीं बैठ जाऊँ, बोलूँ मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे थोड़ी काम बनेगा, ठीक है। पहले से काम डिवाइड कर रखा है क्योंकि हम लोगों ने, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। तो अरे थैंक यू सो मच यहाँ तक वेट करने के लिए, रुकने के लिए, अगर आप रुके तो बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कुछ शब्द अगर बुरे लगे हो तो उसका सॉरी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है सॉरी को, मैं कौन सा तुम सॉरी को सीरियसली ले लेते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात और, बस एक लास्ट बात, मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में 2 चीज बहुत जरूरी है, इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी, और मैनेजमेंट में एक और चीज होती है कोऑर्डिनेशन। क्या होती है? कोऑर्डिनेशन। ये मैनेजमेंट की आत्मा है, इन दोनों चीजों से डिसाइड होता है कि मैनेजमेंट सही से हुआ कि नहीं हुआ, और ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिनको जोड़ के मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।